वाह, क्या आईपीओ है। आज हमारे साथ एगस की मैनेजमेंट है जिनसे हम चर्चा करेंगे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ श्री अरविंद सर मौजूद हैं जो कि एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं एंड सीईओ हैं कंपनी के बातचीत करने के लिए। उनसे हम बातचीत करें, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक डिटेल आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेगी। आईपीओ खुलेगा 3 दिसंबर से और 5 दिसंबर के बीच में आईपीओ खुला रहेगा। 118 से 124 रुपये इसका प्राइस बैंड है और 921 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है, और जिसमें 670 करोड़ रुपये फ्रेश इशू है और बाकी 251 करोड़ रुपए यहाँ पे ओएफएस है। और जो एक टेंटेटिव लिस्टिंग है वो करीब करीब 10 दिसंबर के आसपास होते हुए दिखाई पड़ेगी। ये तो रही बेसिक डिटेल्स। अब जरा मैनेजमेंट से बातचीत कर ली जाए और पूछा जाए कंपनी के बारे में। अरविंद सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आईपीओ, आने वाले आईपीओ के लिए, और उम्मीद है कि बढ़िया नंबर रहेंगे, बढ़िया सब्सक्रिप्शन रहेगा और बढ़िया लिस्टिंग भी हम देखेंगे गोइंग फॉरवर्ड। तो सर पहले तो क्या मैंने कंपनी का नाम सही प्रोनाउंस किया, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। और दूसरा, इस नाम को देखकर हम ये समझ नहीं सकते कि कंपनी काम क्या करती है, क्योंकि ये ऐसा बिजनेस है। तो आप ही, क्योंकि आप इतने सालों से हैं इस सेक्टर को भी समझ रहे हैं, चीज़ों को भी समझ रहे हैं, तो आप ही बताइए दर्शकों को कि कंपनी काम क्या करती है, किस तरह का कंपनी का पूरा बिजनेस प्रोफाइल है। थैंक्स सुमित। एकस एक्चुअली आप सही प्रोनाउंस किया। एकस मीन्स इक्वल इन लैटिन। ओके, इसलिए इक्वल साइन है उसमें। हम एरोस्पेस में शुरू किया, मैन्युफैक्चरिंग एरोस्पेस 2008-2009 में। जब तब देन 2015 में उसको इट वाज ग्लोबल इंजीनियरिंग एट दैट टाइम, क्वेस ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग। इट वाज लेटर रीनेम into ACUS Manufacturing after spinning off to the shareholders. And तब से मैन्युफैक्चरिंग एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग में है 2008 से। और जब हम when we saw in country value add at that time was only 20%, we decided to build India's first aerospace ecosystem जो vertically integrated होता है, वो build करना plan किया। वो 15 years we have done that, and we built aerospace ecosystem all the way from forging, machining, surface treatment and assemblies in a single cluster zone in Belgavi. A 250 acre cluster में build किया है, and it's become manufacturing. Today we do more than 5,000 different parts to the aerospace industry globally. Almost 100% of our revenue is exports, supplying to global OEMs like Airbus and Boeing. And our relationship, like 15-year plus relationship with the Airbus, and we continue to grow with them. So that is our core manufacturing, vertically integrated manufacturing capability है। तो अरविंद सर, अगर मैं गलत नहीं समझा हूँ तो जिस फ्लाइट में हम बैठते हैं, चाहे बोइंग हो चाहे एयरबस हो, उनकी एंसिलरीज चाहे A220 हो, 320 हो, 737 हो, B787 हो, 7777 हो, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा प्लेन में जो एंसिलरीज लगती हैं उसमें आपका योगदान है, राइट? एंसिलरीज ने कोर कंपोनेंट से लैंडिंग गियर हो, थोड़ा फ्लाइट कंट्रोल एक्चुएटर्स हो, तो इंटीरियर कंपोनेंट्स हो। every aircraft has a part made by in Belgavi, or can say by ACUS. तो अरविंद सर, ये कमर्शियल एयरक्राफ्ट और साथ साथ कार्गो एयरक्राफ्ट सबके लिए आप प्रोवाइड कराते हो, राइट? Commercial a lot of cargo aircrafts are actually derivative of the commercial aircraft, so हमारा parts काफी parts उसमें ही जाता है। Okay. So उसलिए it's a kind of a common when we don't really differentiate, because A330 freighter भी है, A330 regular aircraft भी है। 350 एयरक्राफ्ट है, अभी 350 का फ्राइटर भी हो रहा है। सो ऐसा कॉम्बिनेशन होता है। सो वी डू 767 फ्राइटर ऑल्सो। सो ऐसा होता रहता। एंड वी सप्लाइड कंपोनेंट्स। फॉर एग्जांपल, आप बोला A220 बोला, A220 का 100% मेन लैंडिंग गियर फिटिंग जो देखते हैं आप सामने, when wheels connected है, सिंगल फ्रंट लैंडिंग गियर, उसका मेन फिटिंग वाई करके जैसा दिखता है, 100% ऑफ वो हमारा फ्रेंच फैसिलिटी में होता है, मैन ऑफ मशीनिंग। सो एग्जाम्पल सेम थिंग, ATR जो है इंडिया में काफ़ी ATR एयरक्राफ्ट है, उसका भी 100% फ्रंट मेन लैंडिंग गियर फिटिंग हमारा पास होता है। एंड व्हील्स होता है 7500 व्हील्स हम करते हैं मैन्युफैक्चरिंग। 10% ऑफ द ग्लोबल कैपेसिटी वर्टिकली इंटीग्रेटेड मटेरियल से फिनिश मशीनिंग तक किधर करते हैं हमारा इकोसिस्टम में। सो ऐसा काफ़ी पार्ट्स हम करते हैं, फोर्जिंग मशीनिंग हो, कास्टिंग मशीनिंग हो, सब करते हैं हम। एंड एंड ऑफ द डे डिलीवरी टू एयरबस, बोइंग, tier 1 suppliers like Safran, Collins,
यू नो हनीवेल, ईटन सबको एक्सपोर्ट करते हैं। जो भी हम थोड़ा डोमेस्टिक भी एक्सपोर्ट सेल करते हैं वो भी अल्टीमेटली एक्सपोर्ट ही होता है बाहर। ओके तो अरविंद सर, मैं नंबर्स को देख रहा था तो उसमें मुझे 2-3 चीज़ों पे आपसे क्लैरिटी चाहिए थी। एक, कंपनी के रेवेन्यू स्टेबल हैं और स्टैगनेंट है, अच्छी ग्रोथ है वहाँ पर। प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स में एक जंप था बड़ा 2023-24 के बीच में, एक बड़ा जंप आया था, फिर आप उसको मेंटेन कर रहे हो जो भी नंबर है, लेकिन मतलब इबिटा फ्रंट पे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के दम पर। हालांकि प्रॉफिट के नंबर पे ऐसा रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, तो कोई एडजस्टमेंट है क्या नीचे की तरफ? No, it's a जो aerospace, our business has to be looked at aerospace and consumer. We have two segment है. Aerospace segment has always been profitable. You know, कोविड में जो कम हुआ था तब उसके बाद जो 20% प्लस ग्रोथ हो रहा है, and it has been profitable. And consumer is where the investments have gone, and capacity utilization has not happened yet. And it's as the utilization improves and profitability gets contributed, वो मिलके combined profitability negative लगता है अभी, but that is driven by the consumer side and it's the capacity utilization which is happening, more is happening. अरविंद सर, जो कंज्यूमर साइड है, क्योंकि इसमें नई कैपेसिटी आप लोग ऐड कर रहे हो, सो इसका रिफ्लेक्शन हम कब तक आता देखेंगे, एक हिस्सा। दूसरा, क्या अभी इसकी टॉप लाइन पे कंट्रीब्यूशन किस तरह का होगा, रेवेन्यू और कंज्यूमर का? अभी हमारा एरोस्पेस है 88% तक एरोस्पेस है, अभी खाली 12% है हमारा यूटिलाइजेशन, खाली 22% है कंज्यूमर का। यू नो अभी एवरी मंथ एवरी क्वार्टर वी आर कंट्रीब्यूशन इज इंक्रीजिंग कंज्यूमर का यूटिलाइजेशन भी ज्यादा हो रहा है, यू नो, बिकॉज हम लास्ट 24 मंथ्स में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंट्री किया, उसमें काफी इन्वेस्ट किया है हम, वो भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अभी तक नहीं हुआ है, इसमें हमारा क्वार्टर H1 नंबर्स में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। तो ये कब तक हम इसको आता हुआ देखेंगे? मान के चले 2 साल, 1.5 साल, 2 साल में आ जाएगा वो नंबर्स में? क्वार्टरली तो इम्प्रूव होना चाहिए जैसा यूटिलाइजेशन होता है। ओके सर, in the long term we feel very confident about the both opportunities of both the market, aerospace growth and the consumer electronics growth. One is absolutely order book is so large, and second one is we are playing on the China plus one strategy on the consumer electronics side. Overall consumer side has been, you know, in there. तो सर, जो ऑर्डर बुक आप जिसकी बात कर रहे हो, अगर इसका बाइफर्केशन देखूं तो क्या एविएशन साइड पे भी आपको ऑर्डर आते हैं कुछ? तो उस ऑर्डर, वो उसका ऑर्डर साइज क्या है, और कंज्यूमर साइड पे ऑर्डर साइज क्या है? जैसा एरोस्पेस ऑर्डर में जो होता है, जो सा अभी देखो हमारा कस्टमर्स है एयरबस एंड बोइंग, उनका ऑर्डर बुक तो 10 साल का फुल है, एंड दैट ऑर्डर बुक इज एक्चुअली रिफ्लेक्ट्स इनटू अस, एंड हमारा कॉन्ट्रैक्ट है 5 to 7 years कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं हम कस्टमर्स के साथ एरोस्पेस में। So that material planning has to happen 24-36 months. So contractually जब हम साइन करते हैं वो कंपोनेंट्स, वो प्रोडक्ट हमें असाइन हो जाता है, हम ही मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा जितना भी एयरक्राफ्ट वो बनाओ। इसलिए हमारा कॉन्ट्रैक्ट रियली रिफ्लेक्ट्स द बैक ऑन द ओवर कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट्स, यू नो, जैसा है उनका ऑर्डर बुक। सो एंड कंज्यूमर जैसा है उधर कैपेसिटी जो इंस्टॉल होता, once the prove out happens, वो कस्टमर यूज करते हैं उनका कैपेसिटी, वो जैसा ऐसा होता। ओके तो अरविंद सर, एक चीज आपसे समझना चाहूंगा, मतलब मेरी अपनी समझ के लिए, एक एविएशन कंपनी ने, मान लेते हैं किसी बड़ी एविएशन कंपनी ने, इंडिगो ने, विस्तारा ने, एक फ्लाइट का, एक बड़े प्लेन का ऑर्डर दिया किसी एयरबस को या किसी बोइंग को। वो ऑर्डर एयरबस बोइंग पे जब पहुंचता है तो वो अपने फर्दर एंसिलरी सप्लायर्स को ऑर्डर देते हैं फॉर पार्ट्स, तो वो ऑर्डर आपके पास आएगा और आप उसे एग्जीक्यूट करोगे। तो जितनी स्ट्रांग एयरबस की बुक होगी या बोइंग की बुक होगी, उतना ही आपको रिफ्लेक्शन दिखाई पड़ने लग जाएगा। Absolutely, that is what the visibility we see. Okay, so that's the reason why we feel India is still in the scratching the surface. जो हमारा एविएशन मार्केट है इंडिया में एविएशन मार्केट अभी 5% का ग्लोबल एविएशन मार्केट है, वो 10% होगा इन द कमिंग ईयर्स, इन द फ्यूचर, in 15 years or so. जब होगा हमारा ग्लोबल इंडियन ग्लोबल सप्लाई चेन है ओनली 2% है, वो 2% रिफ्लेक्ट होना चाहिए 10% तक कभी भी, यू नो, दैट इज अ गोल। ओके अरविंद सर, आप एक SEZ में ऑपरेट करते हो, सो वो SEZ का बेनिफिट कब तक है, एक पार्ट, और दूसरा कितना ये हेल्प आपको करता है SEZ में कामकाज करना?
SEZ जो इनिशियली शुरू हुआ था तब इनकम टैक्स बेनिफिट था, उसके साथ GST वगैरह बेनिफिट भी था, मगर इनकम टैक्स सनसेट हो गया 2020 पे, वो बेनिफिट नहीं है अभी भी हमारा GST वगैरह का नहीं है इनको, बिकॉज एक्सपोर्ट होता है। एंड बिगेस्ट एडवांटेज SEZ में जो है, बिकॉज हमारा ऑलमोस्ट 99.9% ऑफ हमारा मटेरियल इंपोर्ट होता है, 100% ऑफ और प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होता है। इसके लिए हम SEZ में हो, उधर ही कस्टम्स ऑफिसर हो, उधर ही क्लियरेंस हो, वो एफिशिएंसी बढ़ जाता है। हमारा नंबर 1 प्रायोरिटी वो है। And that helps us, and also we can buy the material and also capital from the equipment from all over the world, which is required for aerospace industry. And that is more important to us than, even when the government took away income tax, we still feel SEZ is better. Okay. एक लास्ट सवाल अरविंद सर, देखिए एक बड़ा हिस्सा है आप लोगों का फंड रेजिंग, फ्रेश फंड रेजिंग है, और आप केपेक्स वाली साइड पे हुई ऑलरेडी कंज्यूमर साइड पर, तो ये जो फंड रेजिंग है ये किधर जाने वाली है, कैसे आप इसका इस्तेमाल करने वाले हो, एक हिस्सा। दूसरा स्लाइट OFS भी है, तो OFS में कोई इन्वेस्टर एग्जिट कर रहा है या प्रमोटर की तरफ से पार्शियल एग्जिट है? तो जो मेजॉरिटी ऑफ रेस है वो प्राइमरी रेस है, उसका वी आर पेइंग डाउन द बैंक बोरोइंग, majority of it, almost 90% of the bank borrowing, and jo thoda some amount is going towards the capital investments, so buying for equipment, machines to buy aerospace के लिए, and thoda secondary जो है वो एक investor portion of the investor, one of the investors is selling portion of their holding, because उसका fund timeline का ये है, deadline है, उसके साथ उसके लिए वो बेच रहा है, but other than that nobody else is selling. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद सर, मतलब समय का अभाव है वरना आपसे हम और बात करते, इस सेक्टर में बहुत कुछ सीखने के लिए है, और आप क्योंकि पाइनियर हो तो आपको बहुत कुछ पता भी होगा, लेकिन आगे आपसे कभी मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। कभी आके देखिए हमारा इकोसिस्टम बेलगावी में। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली, आई विल लव टू। और बहुत बहुत शुक्रिया सर, और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके IPO के लिए। उम्मीद है बढ़िया नंबर्स रहेंगे और बढ़िया इस इंडस्ट्री को आप एक्सप्लोर करोगे, और आपसे आगे मुलाकात करेंगे कभी लिस्टिंग के बाद। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय में देने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। तो आप एगस की मैनेजमेंट को सुन रहे थे, और जरा ये डिटेल फिर से आपकी स्क्रीन पर आएंगी। IPO 3 तारीख को खुलेगा, 5 तारीख को IPO बंद होगा। 118 से 124 रुपये इसका प्राइस बैंड है। 120 शेयर का लॉट साइज है, करीब करीब 921-922 करोड़ रुपये कंपनी रेस कर रही है। 670 करोड़ रुपये का फ्रेश इशू है और 251 करोड़ रुपये का OFS है। कंपनी की बॉटम लाइन पे जो प्रेशर है उसके ऊपर हमने बातचीत करी कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, जिसकी वजह से बॉटम लाइन में आपको प्रेशर दिखाई पड़ रहा है।